चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का पहला लेक्चर। बायोलॉजी का हमारा जो पहला लेक्चर है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। कक्षा 10 में आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो लाइफ जैव प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस है या यूँ कहें कि जैव प्रक्रिया है उसका एक पार्ट है। यह लेक्चर जो है हाई स्कूल के स्तर से थोड़ा सा अधिक जो है डिटेल में है। यह जो है कक्षा 10, 11 और 12वीं सभी विद्यार्थियों के लिए ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए यह काफी जो है महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला जो हमारा चैप्टर है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या इसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। यह पाचन तंत्र है। हम जो भी भोजन प्राप्त करते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे भोजन के जो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बाद वसा होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखेंगे जो भी हम भोजन जो है बाहरी स्रोत से ग्रहण करते हैं वह भोजन इतना जटिल और बड़े अणु होते हैं कि उसको हमारा शरीर सीधे उसका अवशोषित करके उसका उपयोग नहीं कर सकता। अतः हमको उस जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को छोटे और घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है ताकि हमारा शरीर उसका सही तरीका से उपयोग कर सके। अतः हमें जो है इन बड़े जटिल और अघुलनशील पदार्थों से छोटे घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वह हमारा पाचन कहलाती है। इस पाचन को कंप्लीट करने में या पूरा करने में ढेर सारे अंग एक साथ काम करते हैं। उस अंगों को मिला करके हम उन सभी अंगों को मिला करके हम उसे आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं। ये कौन कौन से अंग हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। यह पहला है हमारा माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। दूसरा हमारा यहाँ पर दिख रहा है वह है इसोफेगस, स्टमक, डिओडिनम, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस और उसके कुछ सहयोगी अंग है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वह है लीवर, गाल ब्लाडर और पैंक्रियाज। लीवर, पैंक्रियाज ये दो महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से अंग हैं जो यहाँ पर आपको फिगर में जो है दिख रहा है। यहाँ पर जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं यानी मुख से हम ग्रहण करते हैं, मुंह के अंदर हम भोजन को दांतों के बीच चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं। तो जो ये मुख है इसके अंदर के गुहा को हम ओरल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। यह मुख गुहा है जिसमें हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। और यहाँ पर मुख गुहा में ही यहाँ पर देखें तो सेलिब्री ग्लैंड्स होती हैं। ये लार ग्रंथियां हैं। क्या है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ठीक है। इन ग्रंथियों से लार निकलता है जिससे हमारा भोजन आसानी के साथ यहाँ पर इस नली से होते हुए यहाँ पर स्टमक में आ जाता है। अब एक चीज और देखें, यहाँ देखें इस फिगर में यह जो है मानव आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का चित्र है। यहाँ पर देखें तो यह चित्र यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये यहाँ से अमाशय से होते हुए यहाँ ये पूरा घूमते हुए यहाँ से यह जो है यहाँ से शुरू होते होते यहाँ पर हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखें एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है इसको ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। हिंदी में इसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा, यह मुख गुहा है जहाँ पर भोजन को दांतों के पीसा जाता है, चबाया जाता है और चबा करके निकला जाता है। यहाँ पर ये जहाँ से ये नली शुरू हो रही है इस नली को, यहाँ पर इस नली को हम इसोफेगस या हिंदी में ग्रसनी या ग्रास नली कहते हैं। यह ग्रास नली है, ग्रास नली, यह ग्रास नली है। इस ग्रास नली में से भोजन होते हुए यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना दिख रही है। इस थैलीनुमा संरचना को हम अमाशय या इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। इस अमाशय या स्टमक में हमारा भोजन आकर के इकट्ठा होता है और यह भोजन लगभग 4 घंटा तक यहाँ रहता है। 4 घंटा तक जिसमें जो है ये पाचन क्रिया होती है और पचने के बाद से भोजन
काइम में बदल जाता है। यहाँ पर जो भोजन 4 घंटे के बाद बदलता है वह एक जो है लेईनुमा हो जाता है। इस लेईनुमा भोजन को हम काइम कहते हैं। काइम के बाद से यहाँ से भोजन, यहाँ एक नली दिख रही है जो ऐसे मुड़ी होती है। देखिए यह हमारा ग्रास नली हो गई, यह हमारा जो है अमाशय हो गया, और यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई नली है। ठीक है, इस मुड़ी हुई नली को यहाँ पर देखें तो इसको हम ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी या इंग्लिश में इसको डिओडिनम कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिओडिनम। तो यहाँ पर इस डिओडिनम के बाद यहाँ देखें कि यहीं पर एक ऐसे अनियमित आकार की पत्ती की तरह पीले रंग की संरचना होती है। इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। यहाँ पर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ढेर सारे एंजाइम बनाता है जो भोजन को पचाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय देख लीजिएगा स्पेलिंग, ये अग्नाशय है। इस पैंक्रियाज या अग्नाशय से ढेर सारे एंजाइम बनते हैं जो आकर के सीधे कहाँ मिलते हैं, इस ग्रहणी में मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाता है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो यहाँ से देखें, यहाँ से ग्रहणी एक जो है मुड़ जाता है। मुड़ करके ऐसे जो है एक बहुत बड़ी लगभग 6 मीटर पतली नली बनाती है। इस पतली नली को हम स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, यह छोटी आंत है। यहाँ पर आपको यह छोटी आंत दिख रही है, ये हमारी क्या है, ये यहाँ पर मुड़ी हुई है। लगभग 6 मीटर लंबी नली होती है, इसको हम छोटी आंत कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस छोटी आंत के बाद यह छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, यहाँ पर देखें तो यह छोटी आंत एक जो है अधिक मोटे लेकिन छोटे, यहाँ से देखिए ये हमारा पूरा जो है यह लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। यहाँ पर आकर के जुड़ती है। जहाँ पर जुड़ती है उसके नीचे के भाग को सीकम कहते हैं, और उसके नीचे एक जो है यहाँ पर जो खत्म हो जाता है इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अब इसके बाद से देखें कि यहाँ पर जो है इस पार्ट को जो ऊपर जा रहा है, इस पार्ट को हम एसेंडिंग कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कोलन है, इसको कोलन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। इस कोलन को, इस भाग को एसेंडिंग, इसको ट्रांसवर्स कोलन, और ये जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, इस नीचे वाले भाग को कहते हैं क्या, यह डिसेंडिंग कोलन है। डिसेंडिंग माने होता है नीचे आना, एसेंडिंग माने होता है ऊपर चढ़ना, यानी ऊपर चढ़ने वाला भाग है कोलन का, और ये ट्रांसवर्स है, क्षैतिज भाग है। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ ही यहाँ पर आपको यह जो है कथई कलर का एक संरचना दिख रहा है। ये पूरा संरचना हमारा लीवर कहलाता है, या हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, यह लीवर है। लीवर जो है ढेर सारा कार्य करता है। यहाँ पर जो है लीवर सिर्फ जो है पाचन तंत्र में एक ही भूमिका निभाता है, वो है बाइल जूस का निर्माण। इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ देखें एक थैली होती है, इस थैली को गाल ब्लाडर कहते हैं। इस गाल ब्लाडर में जो बाइल जूस होता है या पित्त रस होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है। गाल ब्लाडर को हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पित्ताशय, यह पित्ताशय है। यहाँ पर एक छोटी नली होती है, यह नली यहाँ से आते हुए देखिए यहाँ ग्रहणी में आकर मिलती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीत नली। ठीक है, पीत नली, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइल डक्ट। यह हमारा बाइल डक्ट है, पीत नली। अब यहाँ देखें आगे, तो जहां पर जो आखिरी छोर होता है, इस आखिरी छोर को रेक्टम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यह जो भाग है, यह हमारा जो ये भाग है, यह हमारा भाग रेक्टम कहलाता है, या इस रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं। मलाशय क्यों कहते हैं कि भोजन पचने के बाद जो भी अपचा भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम मल कहते हैं, यह मल जो है यहाँ पर इस रेक्टम में या मलाशय में इकट्ठा होता है। इसकी जो आखिरी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं, एनस, या हिंदी में इसको गुदा द्वार कहते हैं, गुदा। ठीक है, गुदा है, या यहाँ पर जो छिद्र होता है इसको गुदा द्वार कहते हैं। ठीक है,
पूरा भोजन पचने के बाद से जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वह अवशिष्ट पदार्थ इसी एनस के या इस छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर चला जाता है। ये हमारा पूरा जो है ये पाचन तंत्र का संरचना है। इसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूटेनम, ये सभी उसी के भाग है। अब आ जाते हैं हम यह देखने के लिए, एक चीज और है जो हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक संरचना होती है। देखिए यहाँ पर कि जहाँ पर ये हमारा जो है इसोफेगस है वहीं पर एक और नली होती है। यह नली हमारी जो है श्वास नली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस या एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब भी ये मुख गुहा से यहाँ से अगर कोई भोजन जाता है तो यह भोजन जो है श्वास नली में न चला जाए, इसलिए यह यहाँ से भोजन आता है और आ करके श्वास नली में न गिर करके सीधे कहाँ गिरता है, ये जो है ग्रास नली में गिरता है, जिसे जो है श्वास नली में भोजन न जा करके किस में जाता है, ग्रास नली में जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यह हमारा है, यहाँ देखिए अब हम देखेंगे कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस तरह से होता है, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं और कैसे जो है भोजन हमारे शरीर में पचता है। तो यहाँ पर देखिए ये भोजन का पाचन जो है इस मुंह गुहा से ही शुरू हो जाता है। यह मुंह गुहा है, मुंह गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है, फिर यहाँ तक कोई पाचन नहीं होता। उसके बाद से जो है आमाशय में एंजाइम निकलते हैं, वहां पाचन होता है, फिर ग्रहणी में, और फिर जो है यहाँ पर ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। और फिर यह जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, बल्कि सिर्फ जल का अवशोषण होता है और बाद में मल को जो है बाहर कर दिया जाता है। यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम है जो इस पाचन अभिक्रिया में पूरी तरह से क्या काम करते हैं और क्या भाग लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव प्रोसेस माने क्या पाचन की प्रक्रिया है, इसको यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शुरू होता है माउथ में पाचन। माउथ में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखें, आप ऊपर देखें तो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि ये जो है 1 और 2 और ये 3, यह हमारा जो है सेलिब्री ग्लैंड्स है, यह लार ग्रंथियां है। क्या है, लार ग्रंथियां। यह लार ग्रंथियां लार का स्राव करती है। यह लार क्या 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 करता है आगे देखेंगे। यह लार भोजन को पहले गीला करता है, इसके अलावा लार जो है मुंह गुहा को नम रखता है, जिससे हमें बोलने में सहायता होती है तथा भोजन को निगलने में क्या होती है, सहायता होती है। इस सलीवा या लार, ये जो लार है इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे पहला है लाइसोजाइम। यह लाइसोजाइम क्या करता है, यह लाइसोजाइम, यह लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को क्या करता है, ये लाइसोजाइम जो है मार करके खत्म करता है। अब यहाँ एक चीज और देखें कि यहाँ लाइसोजाइम के बाद इस लार में ही टाइलिन, यह है टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह टाइलिन एंजाइम लगभग 3 से 5% जो स्टार्च होता है या मोंड होता है उसको जो है पचा देता है, माल्टोज में बदल देता है। यही कारण है कि भोजन को जितना चबाते हैं लार जितना ही मिलता है, और स्टार्च जब माल्टोज में बदलता है तो भोजन का स्वाद हमें क्या लगता है, मीठा लगता है। यह लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया नाशक होता है। आपने देखा होगा कि कहीं कट जाता है या फिट जाता है जानवरों को तो अपने जीभ से चाटते रहते हैं। जीभ से चाटने से ही उनके घाव भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनके लार में क्या होता है, यही लाइसोजाइम होता है। यह लाइसोजाइम जो है उस बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे घाव आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। यहाँ पर और कोई पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ टाइलिन जो है पचाता है भोजन को, और भोजन पचाने के बाद जो भोजन है वह कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। स्टमक का मैं बताया हूँ कि ये ग्रसनी है या ग्रासनली है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। स्टमक है ये स्टमक। तो यहाँ देखेंगे इसके अपर पार्ट को बॉडी कहते हैं और नीचे के भाग को, ये जो भाग है इसको हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। भोजन लगभग 4 घंटा से लेकर के 3-4 घंटा तक
इस समाशय में रहता है। और यहाँ पर एक गति होती है जिसको हम क्रमानुकुंचन, हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन या पेरिस्टेलिस कहते हैं, पेरिस्टेलिस। और यह जो है यह क्रमाकुंचन गति है। इस गति में भोजन को मथा जाता है। भोजन मथने के बाद यहाँ पर भोजन काय में बदल जाता है। और इस स्टमक की जो दीवारें हैं, इस स्टमक की दीवार से गैस्ट्रिक जूस, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में कई एंजाइम होते हैं। यहाँ पर स्टमक की दीवार से HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई कार्य करता है, जैसे हड्डी तथा ठोस पदार्थों को गलाने का काम करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, इसके अलावा बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा यहाँ पर पेप्सिनोजन, इसमें एक पेप्सिनोजन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसको सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह एसिड है या अम्ल है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्लीय माध्यम बनाता है, जिसे यह पेप्सिनोजन जो है एक्टिव यानी कि सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यह सक्रिय जो पेप्सिन होता है, यह जो व्युत्पन्न प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। यह ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन होते हैं वो बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स अणुओं से बने होते हैं। इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है और यह काम करता है हमारा पेप्सिन। तो यह पेप्सिन जो है प्रोटीन के पाचक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ पर 4-5 घंटा भोजन रहने के बाद से यह भोजन कहाँ चला जाता है? यह भोजन हमारा ग्रहणी में, यह जो पार्ट दिख रहा है, जो यू आकार की नली है, यह थोड़ी मोटी होती है, इसको हम ग्रहणी कहते हैं या हिंदी में डिओडिनम कहते हैं। ठीक है, यह डिओडिनम है। इस डिओडिनम में यहाँ पर एक वाल्व होता है, यहाँ पर एक वाल्व होता है, इसको हम पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। यह पाइलोरिक वाल्व क्या करता है कि भोजन को इधर से इधर तो आने देता है, ठीक है, भोजन को इधर से इधर आने देता है, लेकिन फिर भोजन को उल्टा जाने से रोकता है। नहीं तो यहाँ का भोजन फिर इधर चला जाएगा, इधर का भोजन इधर चला आएगा। तो इस तरह से यह भोजन को रोकता है ऊपर जाने में, या पाइलोरिक वाल्व। अब इसके बाद से देखें, यह जो है भोजन कायम के रूप में 4 घंटा रहने के बाद से बदल जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ भोजन पचा हुआ है और कुछ भोजन जो कम पचा है वह सीधे जो है वो भी कहाँ चला जाता है? ग्रहणी में चला जाता है, या डिओडिनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिससे जो है भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाता। अब यहाँ और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड या 6 कार्बन वाला छोटे अणुओं में बदलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम फ्रुक्टोज तथा ग्लूकोज कहते हैं। और जो प्रोटीन होता है वह पच करके एमिनो एसिड में बदलता है। इसके अलावा जो फैट होता है वह फैटी एसिड में बदलता है। यह जो है घुलनशील और छोटे अणु हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ पर ग्रहणी में आने के बाद, यहाँ देखिएगा, तो ग्रहणी में आने के बाद से यहाँ से जो हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर के पास जो ये पित्ताशय होता है, यहाँ से एक नली निकलती है जो कहाँ पर मिलती है? ग्रहणी में। यह ग्रहणी में ये जो बाइल जूस होता है वो वसा का इमल्सिफाई करता है, क्योंकि यह वसा को जो है पचाता नहीं है। इस बाइल जूस में, ये जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस, इस बाइल जूस में कोई बहुत ज्यादा एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह बाइल जूस क्या करता है कि भोजन को, जो यहाँ पर देखिए ये बाइल जूस है, यहाँ बाइल जूस होता है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यह फिर भी जो है फैट के भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन का मतलब होता है कि क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और क्षारीय है तो यह क्षारीय, जिसका पीएच जो है 7.5 या 8 होता है, यह जो है भोजन, जो अमाशय में भोजन है, जब अमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी और इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम होते हैं सब क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, अम्लीय माध्यम में नहीं। इसलिए इसकी अम्लता को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भोजन के अम्लीयता को क्षारीयता में बदल देता है। इसके अलावा यदि भोजन जो है अधिक अम्लीय रहेगा तो यह आंत की दीवारों को क्या कर सकता है?
नष्ट कर सकता है, जिससे डिओडनम अल्सर होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए जो है यह बाइल जूस का होना अति आवश्यक है, जिससे वसा का वसा का आसानी के साथ जो है क्या हो सके, पाचन हो सके। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर पैंक्रियाज, यहाँ पर जो मैं बताया हूँ, यहाँ पर जो है पत्ती की जो संरचना होती है, ठीक है, ये पत्ती की संरचना पैंक्रियाज या अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय से ढेर सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं, ग्रहणी में आकर के मिलते हैं। यहाँ पर देखें कि पैंक्रियाजिक जूस से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है और क्या करता है। यहाँ पर एक एंजाइम है एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है, या इसको कहते हैं एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन जो है यह पॉलीसैकेराइड जो होता है, पॉलीसैकेराइड का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु हैं, इस पॉलीसैकेराइड के अणु को जो है छोटे अणुओं में लगभग डाइसैकेराइड में तोड़ता है, जिसको हम माल्टोज कहते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसमें तोड़ देता है। इसके अलावा देखें तब पैंक्रियाटिक लाइपेज भी एक दूसरा एंजाइम होता है। यह इमल्सिफाइड जो वसा होता है, यानी कि जो बाइल जूस जो वसा को इमल्सिफाई कर देता है, इस इमल्सिफाइड वसा को किसमें बदलता है, फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्राइप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये बड़े प्रोटीन के जो अणु होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड होता है, इस पॉलीपेप्टाइड्स को जो है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स चेन में तोड़ देते हैं। या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स जो है अणु होता है, श्रृंखला होती है, उसमें तोड़ देते हैं। यानी बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं या पचा देते हैं। इसके बाद से जो है यह भोजन जो है धीरे धीरे क्रमकुंजन गति के द्वारा, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है यह जो भोजन है इसमें क्रमकुंजन गति होती है। क्रमकुंजन का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दब जाता है, भोजन आगे खिसक जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा दब करके पतला हो जाएगा, फिर भोजन आगे खिसक जाएगा। इस तरह एक क्रमाकुंचन गति या जो है तरंग गति इसको कह सकते हैं। जैसे ऐसे ये गति होती रहती है, ये हमाशय जो है फूलता पचकता रहता है, हमाशय सॉरी इंटेस्टाइन जो है फूलता पचकता रहता है, और भोजन क्या होता है, आगे खिसकता रहता है। अब यहाँ पर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की दीवारों से भी एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जिसको इंटेस्टिनल जूस या इसको आंतरीय रस कहते हैं। ये आंतरीय रस में कई एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं। देख लें कौन कौन सा होता है। इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स जो चेन के प्रोटीन्स हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो कहाँ पर यहाँ पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा क्या किए गए हैं, तोड़े गए हैं, उसको क्या करता है, यह तोड़ देता है एमिनो एसिड में। यानी कि प्रोटीन का पाचन यहाँ पर कहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर छोटी आंत में कंप्लीट होता है। इसके बाद से माल्टेस एंजाइम होता है। यह माल्टेस एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम और लैक्टेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलते हैं। सुक्रोज होता है वह जो है डाई से ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में, यानी पॉलीसैकेराइड के जो अणु हैं उसको किसमें बदल देता है, फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में बदल देता है। ये सब के सब मोनोसैकेराइड हैं, यानी कि 6 कार्बनीय अणु है। इसके बाद से इंटेस्टिनल लाइपेज होता है, जो बचा खुचा जो वसा है, इस वसा को क्या करता है, पचा देता है, और ये बचा कुचा वसा पच जाता है। लगभग 95% वसा का पाचन होता है, 5% वसा लगभग जो है 10 से 5% वसा तो बिना पचे निकल जाती है। वसा का मतलब होता है तेल से संबंधित सभी, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, डालडा हो गया, ये सभी चीजें वसा है। यह हमारे जो भोजन के कंपोनेंट्स हैं, यानी कौन कौन से भोजन है, उसका क्या क्या स्रोत है, यह सब जो है आपको जो है अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा भोजन और उसके कंपोनेंट से संबंधित है। उसमें आप पूरा विस्तार से देखेंगे कि कितने जो है भोजन के कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या जो है उस भोजन के क्या क्या जो है स्रोत हैं और क्या क्या काम करता है, उसकी कमी से क्या क्या रोग होता है, अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटेस्टाइन में आते आते भोजन का लगभग पूरा का पूरा पाचन हो जाता है। अब ये जो है छोटी आंत है, ठीक है, ये ऐसे ये यहाँ पर आपने देखा होगा कि यह जो है कहाँ पर जुड़ता है, यह जो है बड़ी आंत से जुड़ता है। यह बड़ी आंत है जो ऐसे यहाँ पर एनस के रूप में खत्म होती है। इस बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है और
उसके पहले ये भोजन का एक और जो है, इस भोजन को पचाने, सिर्फ पचाना ही जरूरी नहीं होता है, इस भोजन को पचाने के बाद से भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी चौथी प्रक्रिया होती है, वह है एब्जॉर्प्शन या भोजन का अवशोषण। यह जो है जो पतली आंत की, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत की दीवारें हैं, उस पर जो है अंगुलियों जैसी संरचना होती है, जिसको भिलाई या माइक्रोबिलाई कहते हैं। यह जो है, यह इंटेस्टिनल वॉल जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। वह अवशोषण करने के बाद से यह भोजन जो है ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में फिर से पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कैसी संरचना होती है, जैसे मान लीजिए कि आंत की दीवार है, ठीक है, तो ऐसी संरचना होती है। यह संरचना ऐसी क्यों होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको विलाई कहते हैं, ठीक है, विलाई या रसांकुर कहते हैं। यह विलाई जो है यह अधिक क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, यह जो है आंत की दीवार का क्षेत्रफल अधिक करते हैं, जिससे अधिक से अधिक भोजन क्या हो, अधिक से अधिक भोजन और अवशोषित हो सके। और यहाँ देखिए जो प्लेन दीवार दिख रही है, ये प्लेन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी है, तो ये दीवार आ रही है, तो यह ऐसे ऐसे होती है, ये जो है ऐसे ऐसे होती है, ऐसे होती है। ये जो एक ऐसे दिख रहा है, ये कैसा होता है, ऐसा होता है। यानी कि ये इसको जो, ये जो अंगुलियों जैसी छोटी छोटी ये संरचना है, इसको हम माइक्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोबिलाई और बिलाई जो है, यह जो है आंत के सतह को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है या एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यह अवशोषित भोजन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद से भोजन पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलन में भोजन पहुंचने के बाद या बड़ी आंत में भोजन पहुंचने के बाद से कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती, कोई अवशोषण कार्य नहीं होता, सिर्फ जल जो है यहाँ से अवशोषित किया जाता है। जल अवशोषित करने से जो मल होता है वह सेमी सॉलिड या सॉलिड के रूप में यह जो है बदल जाता है। इसके बाद से जो है यह भोजन जा करके यहाँ जो ये मलाशय है, मलाशय यहाँ पर क्या होता है, इस मलाशय में भोजन इकट्ठा होता रहता है। और फिर उसके बाद से जो है समय समय पर हम क्या करते हैं, उसको जो है बाहर कर देते हैं। यह जो है जो अपशिष्ट पदार्थ या अपचा पदार्थ है, इस अपचे पदार्थ को बाहर करने की प्रक्रिया जो है डिफिकेशन कहलाती है या मल परित्याग कहलाता है। यहाँ पर जो है खत्म होता है हमारा पाचन तंत्र। ठीक, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हमारे भोजन का कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके क्या स्रोत हैं, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।